हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट का, तो इसमें हम नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी कि जल का उपचार। तो इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सर्विंग सेकेंड, सॉइल मैकेनिक्स, रेलवे ब्रिज टनल और जो भी आपकी वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग की आपकी सब्जेक्ट है उसकी सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जल का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आपका क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जल के उपचार के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कौन कौन से प्रक्रियाएं हैं? ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसी सीक्वेंस में हम ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का। सबसे पहला आपका है सेडिमेंटेशन, अवसादन, कोगुलेशन, स्कंदन, फ्लॉकुलेशन, उड़ीकरण, फिल्ट्रेशन, निस्यंदन, डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशन और क्लोरिनेशन यानी कि क्लोरिनीकरण। ये जो 6 स्टेप्स हैं, 6 आपके प्रोसेस यहाँ पर दिए गए हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी सीक्वेंस में हम इनको याद रखेंगे। अवसादन, सबसे पहले अवसादन करते हैं, फिर स्कंदन करते हैं, उड़ीकरण करते हैं, निस्यंदन करते हैं, रोगाणुनाशन करते हैं और फिर हम क्लोरिनीकरण करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके एक एक स्टेप्स को, इनके प्रोसेस को देखेंगे कि अवसादन हमारा क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, जो भी स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आपका क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस हमको करने होते हैं? तो पानी में मृदा, बालू एवं सिल्ट के कण तथा अन्य महीन अशुद्धियां निलंबित अवस्था में उपस्थित रहती है, जिससे पानी में गंदलापन बना रहता है। यदि पानी की गति को कम कर दिया जाए तो उपरोक्त तो कुछ अशुद्धियां जिनका आपेक्षिक घनत्व जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, वे गुरुत्व बल के कारण धीरे धीरे नीचे तली में बैठ जाती है, जिससे पानी निथर जाता है। इस प्रक्रिया को हम सादा अवसादन कहते हैं। ये जो हमारी प्रक्रिया होती है, यही हमारी सादा अवसादन कहलाती है, जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया के लिए बहुत बड़े बड़े टैंकों को प्रयोग करते हैं या फिर पानी की गति बहुत कम कर देते हैं, जिससे पानी में निलंबित अशुद्धियां नीचे आकर बैठ जाती हैं। जिन टैंकों में यह प्रक्रिया की जाती है उन्हें हम अवसादन टैंक यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं, और नीचे बैठी हुई अशुद्धि को हम आपंक यानी कि स्लज कहते हैं। आपंक को समय समय पर टैंक की सफाई करके निकाल दिया जाता है। पानी में निलंबित अशुद्धियों का अवसादन इनके कणों के आकार, भार, पानी का रोक काल, टैंक में पानी की गति तथा टैंक के आकार पर निर्भर करता है। साधारण अवसादन से लगभग 60% तक निलंबित अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, लेकिन कोलाइडी अशुद्धियों के कण बहुत बारीक होने के कारण इन्हें दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन बारीक कणों में विद्युत आवेश रहने के कारण यह कण हरकत में रहते हैं और नीचे नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार से जो अवसादन का प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन का, हम कर लेते हैं। यानी कि कोई भी टैंक है, आप सपोज दैट आप अपने घर पे जो वाटर टैंक आपका होता है उसको देख के चलिए, तो उसमें क्या होता है, जब भी हमारा पानी फिल होता है तो कुछ दिन बाद उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। तो जब उन अशुद्धियों का, जब पानी का वेग हमारा बहुत कम होता है, तो कुछ अशुद्धियां आपके नीचे टैंक में बैठ जाती है, तो वही हमारी स्लज होती है और उनकी हमको समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। तो जब हमारे क्या होता है, पानी का वेग बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें आपकी कुछ अशुद्धियां मिली हुई रहती है, तो पानी का वेग कम करके, जैसे हम पानी का वेग कम करते हैं तो जब अशुद्धियों का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, तो वो अशुद्धियां जिनका घनत्व अधिक रहता है वो नीचे बैठ जाती है तली में, और पानी का जब हमारा वेग, वहां से पानी हम पास करा देते हैं तो अशुद्धियां आपकी वहां पर नीचे बैठी रहती है तली में, उसको हम निकाल के साफ कर सकते हैं, उसको हम स्लज बोलते हैं। तो ये आपका सादा अवसादन कहलाता है। सेडिमेंटेशन में ये प्रोसेस हम करते हैं। अवसादन का सिद्धांत क्या है? पानी में निलंबित कार्बनिक एवं अकार्बनिक अशुद्धियों के कणों का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। कार्बनिक पदार्थों का घनत्व 1.04 के लगभग होता है और अकार्बनिक पदार्थों का घनत्व 2.65 के लगभग होता है। ये पदार्थ पानी में विक्षोभ, प्रवाह वेग, श्यानता एवं कणों के आकार के कारण निलंबित अवस्था में रहते हैं, परंतु जैसे ही जल का विक्षोभ, जल का वेग कम होता है, ये कण गुरुत्व बल के कारण नीचे तली में बैठ जाते हैं। यही अवसादन का सिद्धांत है। ये आपका सिद्धांत है अवसादन का। अवसादन टैंकों का वर्गीकरण। अवसादन टैंकों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका पानी के बहाव के अनुसार और टैंकों के आकार के अनुसार। तो इस प्रकार से हम 2 भागों में इनको बांट सकते हैं। पानी के बहाव के अनुसार भरो और खाली करो प्रकार की टंकियां और सतत प्रवाह वाली टंकियां। नेक्स्ट हमारा है टैंक के आकार के अनुसार। अवसादन टैंक आपका क्या होता है, आयताकार टैंक हो सकता है, गोलाकार, हापर आधार वाले टैंक। इस प्रकार से 3 आपके टैंक होते हैं इनके आकार के अनुसार। तो ये आपका आयताकार है, ये जो टैंक आपको दिखाया गया है।
ये आयताकार टैंक होता है। फिर हमारा ये गोलाकार टैंक है। और नेक्स्ट हमारा ये आपका हॉपर आधार वाले टैंक है। तो इस प्रकार से आकार के अनुसार 3 प्रकार के आपके टैंक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोगुलेशन। यहाँ पर आपको सेडिमेंटेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे हम सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कंदन। अवसादन की क्रिया में पानी में निलंबित महीन कण और कुलाइडी कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि कुलाइडी कणों में ऋणात्मक विद्युत आवेश रहता है, जिससे यह हमेशा हरकत में रहते हैं और अपने गुरुत्व बल से भी यह नीचे तली में कभी नहीं आ पाते हैं। इसके लिए जल में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जो इन महीन कणों को उड़क या गुच्छा बना देते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हम मिला देते हैं जो कण मान लीजिए नीचे नहीं बैठते तली में, तो पानी में हम कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जिससे जो भी आपके अशुद्धियाँ होती है उनका एक गुच्छा बन जाता है, जिनका वजन बढ़ जाने के कारण अब क्या होगा, जब गुच्छा बन जाएगा सारे एक साथ हो जाएंगे तो उनका वजन ज़्यादा हो जाएगा और वो क्या करेंगे, नीचे तली में बैठना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये नीचे आते समय अन्य महीन कणों में कुलाडी कणों से मिलकर और अधिक भारी हो जाते हैं और शीघ्रता से नीचे तली में बैठ जाते हैं। इस क्रिया को ही हम स्कंदन कहते हैं तथा इसमें मिलाए गए रासायनिक पदार्थ को स्कंदक यानी कि कोगुलेंट कहते हैं। तो स्कंदन क्या है, स्कंदन का प्रोसेस क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि जब भी आपका क्या होता है, पानी में कुछ अशुद्धियाँ जिनका घनत्व क्या होता है कि बहुत कम रहता है और जो पानी के साथ बिल्कुल घुले रहते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, वो नीचे तली में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनको हम अलग करने के लिए क्या करते हैं, पानी में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, जिससे क्या होती है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उनका एक गुच्छा बन जाता है, सारे अशुद्धियों को मतलब अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जब सारी अशुद्धियाँ एक साथ मिल जाती हैं तो उनका क्या होता है, भार अधिक हो जाता है, ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो नीचे तली में शीघ्र ही बैठने लगते हैं और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उनको वहाँ से उनका हम उस अशुद्धियों को जब नीचे तली में बैठ जाते हैं तो उसको हम साफ कर लेते हैं। तो ये जो रासायनिक पदार्थ जो हम मिलाते हैं पानी में उसको हम स्कंदक बोलते हैं, कोगुलेंट। और जो प्रोसेस हमारा है वो हमारा कोगुलेशन है यानी कि स्कंदन है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका स्कंदन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है कोगुलेंट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं। जो हम पानी में रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं वो आपके कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं। निम्नलिखित कुछ मुख्य स्कंदक अकेले या दूसरे स्कंदक के साथ मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं। पहला आपका है फिटकरी, सोडियम एल्यूमिनेट, फिटकरी प्लस सोडियम एल्यूमिनेट, फिटकरी प्लस कास्टिक सोडा, फिटकरी प्लस बुझा हुआ चूना, फिटकरी प्लस सोडियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट प्लस क्लोरीन, फेरस सल्फेट प्लस बुझा हुआ चूना, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट प्लस बुझा हुआ चूना। तो ये सभी आपके कोगुलेंट्स हैं, यानी कि वही रासायनिक पदार्थ है जिनको पानी में मिलाने से पानी में जो अशुद्धियाँ होती है वो गुच्छा बनकर नीचे तली में जाके बैठ जाती है। तो इन सभी पदार्थों को, ये जो रासायनिक पदार्थ है इसको हम पानी में मिला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कंदकों की मात्रा। स्कंदकों की मात्रा शोधन किए जाने वाले पानी पर निर्भर करती है। यदि गंधलेपन वाले पानी के लिए स्कंदक भी अधिक मात्रा तथा कम गंधलेपन वाले पानी के लिए कम स्कंदक की आवश्यकता पड़ती है, तो स्कंदक की मात्रा इतनी रखी जाती है कि पानी का गंधलापन घटकर 10 से 20 ppm तक रह जाए। तो इस प्रकार से हम स्कंदकों की मात्रा ले लेते हैं। आजकल वाटर वर्क्स पर स्कंदक के रूप में फिटकरी का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके प्रयोग के निम्न लाभ होते हैं। पहला आपका इसकी उड़िका सुदृढ़ व गाढ़ी बनती है। इसके उपयोग से साफ पानी प्राप्त होता है। जब हमारा फिटकरी होता है उसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। यह पानी के रंग, गंध व स्वाद को भी ठीक करती है। इसका प्रयोग आसान है तथा कम देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। इसके प्रयोग से अवसादन की क्रिया में तेजी आ जाती है, जिससे अगली क्रियाओं में कम भार पड़ता है। यह सस्ती होती है तथा गुणवत्ता में अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा फिटकरी की मात्रा। फिटकरी की कितनी मात्रा हम यूज़ करते हैं। तो बाजार में फिटकरी अशुद्ध रूप में फिल्टर फिटकरी के नाम से मिलती है। यह मटियाले रंग की पाउडर या सिल्ली के रूप में होती है, जिसमें लगभग 17% एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसकी मात्रा पानी के गंधलेपन पर निर्भर करती है। यह 5 mg पर लीटर से 30 mg पर लीटर होती है तथा 1 ग्रेन से 2 ग्रेन प्रति गैलन तक इसकी मात्रा रखी जाती है। इसकी अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण निम्न विधि द्वारा किया जाता है। अलग अलग विधि है, इससे हम इनकी मात्रा का निर्धारण कर लेते हैं। तो पहला आपका है जार टेस्ट फॉर डोज ऑफ कोगुलेंट्स, यानी कि जो कोगुलेंट्स के रूप में हम स्कंदक के रूप में फिटकरी का यूज़ करते हैं उसका हम डोज कैसे पता करेंगे, कितना हमको यूज़ करना है। तो पहला हम टेस्ट करेंगे जार परीक्षण। ये आपका टेस्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो जार परीक्षण हम कैसे करते हैं, फिगर में आपको दिखाया गया है उपकरण। ये आपका जार परीक्षण उपकरण है। ये आपके पैडल लगे हुए हैं, परिचालन व्यवस्था है, परिचालक शाफ्ट है, विलोडक छड़ है इसमें, और ये आपका जार है।
तो चलिए हम देखते हैं जार परीक्षण कैसे करते हैं। जार परीक्षण में 1 लीटर क्षमता वाले 6 जार या बीकर लिए जाते हैं। इन सभी में बराबर मात्रा में जल प्रतिदर्श भर दिया जाता है। फिर इन सभी जारों में फिटकरी की अलग अलग मात्रा डाली जाती है और इन जारों के घोलों को हिलाने के लिए यांत्रिक व्यवस्था होती है। इसमें 6 छड़ों में घुमाने वाले पैडल लगे होते हैं। इन पैडल को जारों में डालकर 5 मिनट तक तेजी से यानी कि 30 से 50 चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाता है। फिर हम 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे यानी कि 20 चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाता है। तत्पश्चात आधे घंटे तक जल को शांत छोड़ दिया जाता है ताकि उड़िका जारों की तली में बैठ सके। जिस जार में अधिक उड़िका इकट्ठी हो उसी जार की फिटकरी की मात्रा नोट कर ली जाती है। यही मात्रा स्कंदक की जो स्कंदक होती है उसकी अनुकूलतम मात्रा कहलाती है। यानी कि स्कंदक की मात्रा हम ज्ञात करने के लिए यानी कि फिटकरी हम कितना यूज कर सकते हैं तो उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हम जार टेस्ट करते हैं। और जार टेस्ट किस प्रकार से करते हैं, 6 जार हम ले लेंगे। 6 जार में हम अलग अलग सैंपल, जितना भी सैंपल हम यूज कर रहे हैं वाटर का वो सभी में भर देंगे। उसमें हम फिटकरी की अलग अलग मात्रा डालेंगे। यानी कि एक जार में आपको मान लीजिए 10 ग्राम, मतलब जितनी मात्रा डाले, दूसरे में कुछ अलग डालेंगे, तीसरे में कुछ अलग, ऐसे अलग अलग मात्रा डालेंगे सब में। और ये जो आपकी विलोडक छड़ लगी हुई है इसमें पैडल लगी हुई है, तो इससे हम विलोडक छड़ से यांत्रिक व्यवस्था होती है घुमाने की, इसको हम चलाते रहते हैं। इसमें पहले हम 5 मिनट तक तेजी से चलाएंगे और फिर हम क्या करते हैं 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे इनको इसमें घोलते रहते हैं। घोलने के बाद हम आधे घंटे छोड़ देते हैं इनको शांत जल, और फिर देखते हैं किसमें अधिक जो आपका उड़िका है इकट्ठी हो रही है किस जार में। तो जिस जार में अधिक उड़िका इकट्ठी हो रही होगी उसमें जितनी फिटकरी की मात्रा यूज की है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यही आपका होता है जार टेस्ट। नेक्स्ट हमारा है स्कंदन के लिए आवश्यक चरण। स्कंदन के लिए कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हम स्कंदक को पानी में डालेंगे, जो भी आपके कोगुलेंट होते हैं जिसको भी हम यूज कर रहे हैं। स्कंदक को पानी में घोलना, उड़िका तैयार करना और उड़िका का तली पर बैठना, ये अलग अलग स्टेप्स हैं जो आपके होते हैं स्कंदन के लिए। नेक्स्ट हमारा है स्कंदक को पानी में डालना। पानी में स्कंदक 2 प्रकार से मिलाया जाता है, एक आपका शुष्क भरण विधि होती है और दूसरी आपकी गीली भरण विधि होती है। 2 मेथड इनके होते हैं, शुष्क और गीली। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कंदक को पानी में घोलना। तो ये आपका देख रहे हैं बैफल दीवारें बैफल टैंक के द्वारा, और फिर आपका विक्षेपक प्लेट मिश्रक, फ्लैश मिश्रक, अलग अलग इनके मेथड दिए गए हैं किस प्रकार से हम घोलते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उड़िका तैयार करना। उड़िका आपकी जैसे हम घोल देते हैं उसके बाद उसको आधे घंटे तक छोड़ देते हैं, फिर उसमें क्या होती है उड़िका तैयार हो जाती है और जो नीचे तली में बैठने लगती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो तली में नीचे बैठ जाती है तो उड़िका को हम पानी से अलग कर लेते हैं। उड़िका को पानी से अलग करने के लिए पानी को बड़े बड़े औसत से भरा जाता है और 2 से 4 घंटे तक उसे ठहराया जाता है, जिससे उड़िका निलंबित एवं कोलाइडी अशुद्धियों के साथ नीचे टैंक की तली में बैठ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्लैरिफायर। मिक्सर एवं फ्लाकुलेटर में जब उड़िका बनने की क्रिया पूर्ण हो जाती है तब इस पानी को अवसादन के लिए क्लैरिफायर में भेजा जाता है। क्लैरिफायर एक प्रकार का अवसादन टैंक ही होता है, परंतु इसकी तली में उड़िका को हटाने के लिए घूमने वाली अरी भुजाएं लगी रहती हैं जो तली में इकट्ठी उड़िका को खुरचकर हटाती रहती हैं। इस अरी भुजाएं लगे हुए टैंक को ही क्लैरिफायर कहते हैं। टैंक के साथ पानी को टैंक के निकास के द्वारा बाहर से निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से आपका क्लैरिफायर होता है जिसमें नीचे जो होती है अरी भुजाएं लगी होती है, जिससे आपका जो भी अशुद्धियाँ नीचे बैठती है उसको खुरच कर बाहर निकाल देता है और उसके बाद से जो निकास आपका द्वार होता है उससे हम पानी को टैंक से बाहर निकाल देते हैं, जो आपका साफ पानी होता है। नेक्स्ट आपका डोर स्कंदन स्वच्छ टैंक, ये भी आपका एक प्रकार का टैंक है। डोर कंपनी के द्वारा निर्मित सभी युक्तियों सहित जैसे स्कंदक भरण, मिक्सर, उड़क एवं क्लैरिफायर सहित अवसादन संयंत्र की क्रियाएं एक ही क्रम में की जाती है। इसमें हम करते हैं एक ही क्रम में, इसे ही डोर स्कंदन टैंक कहते हैं। इसके विभिन्न चरणों का अलग अलग वर्णन पूर्व में किया गया है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं डोर स्कंदन स्वच्छ टैंक के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर इसमें देखिए ये आपका प्रवेश है, उसके बाद इसमें भी पैडल लगे हुए हैं और ये आपका फ्लैश मिक्सर है, ये मोटर है, क्लैरिफायर है, ये आपका रास्ता दिया गया है क्लैरिफायर का। और यहाँ से निकाल नीचे जो होती है क्लैरिफायर में और ये भुजाएं लगी होती है, जिससे क्या होता है जो भी अशुद्धियाँ नीचे बढ़ती है वो इसको बाहर मतलब खुरच के बाहर निकाल देता है और यहाँ से साफ पानी आपका निकास द्वार के द्वारा पानी आपका बाहर निकालता रहता है। नेक्स्ट हमारा अवसादन टैंक का विकल्पन। डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ये हम कैसे करते हैं डिजाइन। अवसादन टैंक का विकल्पन उपचार हेतु प्राप्त जल के आयतन एवं रोग काल को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके लिए निम्न बातों को ध्यान रखा जाता है।
पहला आपका है पानी का वेग, टैंक की धारिता, प्रवेश तथा निकास, टैंक की आकृति। ये जो 4 पॉइंट है इसको हम ध्यान में रखकर असाधारण टैंक का विकल्पन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का फिल्ट्रेशन है, इसको हम देखते हैं। फिल्ट्रेशन में हमको क्या करना होता है। पानी को किसी सरंध्र माध्यम से छानने की क्रिया को निस्यंदन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। बालू एक उत्तम सरलता वाला पदार्थ है। जो सरंध्र माध्यम कोई भी होता है जिससे हम पानी को छानते हैं वही प्रोसेस आपका निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन कहलाता है। और जो बालू आपका होता है एक उत्तम सरलता वाला पदार्थ होता है जो हर जगह आसानी से मिल जाता है, इसलिए पानी को साफ करने के लिए इसे बालू की मोटी तहों से पारित किया जाता है। जिस टैंक में बालू भरकर यह क्रिया की जाती है उसे हम फिल्टर कहते हैं। बालू भरकर और ये प्रोसेस इस टैंक में करते हैं उसको हम फिल्टर कहते हैं। कच्चे पानी को फिल्टर में भरा जाता है जो इसमें से रिस रिस कर नीचे की तरफ जाता है, जहां ढालूदार निकास नालियों से होकर बाहर आता है। रेत की तह को आधार प्रदान करने के लिए नीचे मोटी बालू एवं ग्रेवल की तहें भरी जाती हैं। निस्यंदन या फिल्ट्रेशन की क्रिया को निम्न चरणों में बांटा जा सकता है। पहला आपका यांत्रिक छानन यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, दूसरा आपका है सेडिमेंटेशन, जैविक प्रक्रिया और विद्युत अपघटन प्रक्रिया। तो ये अलग अलग प्रोसेस है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए। तो पहले हम यांत्रिक छानन करते हैं, फिर हम अवसादन करेंगे उनका, फिर जैविक प्रक्रिया करेंगे और फिर हम क्या करते हैं विद्युत अपघटन प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिल्टर के प्रकार। जल प्रवाह के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। पहला आपका गुरुत्व फिल्टर और फिर आपका है दाब फिल्टर। जो दाब फिल्टर है ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो केवल हमको गुरुत्व फिल्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। गुरुत्व फिल्टर में पानी का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि दाब फिल्टर में पानी दाब से किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। तो गुरुत्व फिल्टर निम्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मंद बालू फिल्टर और दूसरा आपका है द्रुत बालू फिल्टर। तो ये जो दोनों फिल्टर है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंद बालू फिल्टर क्या होता है और द्रुत बालू फिल्टर आपका क्या होता है। इसके अलग अलग भाग हैं। पहला आपका फिल्टर टैंक है, फिल्टर माध्यम है, अर्ध आधार है यानी कि सब बेस, और फिर आपका है अर्ध नाली प्रणाली, प्रवेश तथा निकास कक्ष। फिर हम इसके कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे, कार्य प्रणाली आपकी क्या होती है। और नेक्स्ट हमारा है बालू स्तर की सफाई। और फिर हमारा जो दूसरा इनका चरण है द्रुत बालू फिल्टर। इसमें भी अलग अलग इनके प्रकार हैं जो भी आपके देख सकते हैं। इनके अलग अलग पार्ट टैंक, फिल्टर माध्यम, अधोरचना, अधोनिकास प्रणाली, और फिर हमारा प्रवेश तथा निकास पाइप, वितरण प्रणालियाँ, वायु संपीड़क एवं पाइप और सिरोपरि धुलाई टैंक। तो ये सभी प्रोसेस हैं आपके। द्रुत फिल्टर की कार्यप्रणाली, फिल्टर की धुलाई, मंद बालू फिल्टर तथा द्रुत बालू फिल्टर में डिफरेंस। तो ये आपके जो दोनों फिल्टर आपके दिए गए हैं मंद बालू और द्रुत बालू फिल्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। इनका ये जो फिगर आपको दिया गया है ये भी आप जरूर बनाइएगा। फिगर जब भी आता है एग्जाम में तो फिगर को मंद बालू और द्रुत बालू फिल्टर का जो फिगर आपका है उसको आप जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिफरेंट क्या है। तो जो मंद बालू फिल्टर और द्रुत बालू फिल्टर आपका होता है, सबसे पहला पॉइंट संरचना आपका है। यह काफी बड़ा होता है। टैंक का माप 100 मीटर स्क्वायर से 2000 मीटर स्क्वायर तक होता है। मंद बालू का यह माप में छोटा होता है। इसका माप 10 मीटर स्क्वायर से 90 मीटर स्क्वायर तक होता है द्रुत बालू फिल्टर का। दूसरा आपका पॉइंट है इसमें संरचना में, बालू तक की मोटाई 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। बालू का प्रभावी माप 0.3 से 0.35 mm तथा समानता गुणांक 1.75 से 2 तक होता है। और द्रुत बालू में इसमें भी बालू की तह की मोटाई 60 से 90 तक रखी जाती है। बालू का प्रभावी माप 0.45 से 0.7 mm तक तथा समानता गुणांक 1.3 से 1.7 तक होता है। तीसरा पॉइंट आपका है बजरी की मोटाई 45 से 60 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा इसका माप 6 से 60 mm होता है। इसमें भी बजरी की तह की मोटाई 45 से 60 सेंटीमीटर तक तथा माप आपका 6 से 50 mm तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिल्टरित जल एकत्र करने हेतु फर्श पर खुले जोड़ वाले पाइप प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी छिद्रित पाइप अथवा स्ट्रेनर पाइप व्यवस्था होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है कार्य प्रणाली। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्कंदन रहित पानी का उपचार किया जाता है और द्रुत बालू में इसमें स्कंदन युक्त पानी का उपचार किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका संचालन सरल एवं अनुरक्षण व्यय कम आता है और इसमें आपका इसका संचालन कुशल लोगों द्वारा होता है तथा अनुरक्षण व्यय ज्यादा आता है। तीसरा पॉइंट है इसमें शीर्ष हानि 15 से 75 सेंटीमीटर तक होती है और इसमें शीर्ष हानि 1.5 से 3 मीटर तक होती है। नेक्स्ट हमारा है फिल्टर सफाई। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंद बालू फिल्टर, द्रुत बालू फिल्टर, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा।
फिल्टर सफाई, इसमें बालू की परत, ऊपरी परत 2 से 5 सेंटीमीटर खुरच कर निकाल दी जाती है और इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। और द्रुत बालू में आपका क्या होता है, इसकी सफाई पश्च धावन क्रिया द्वारा की जाती है, जिससे संपीड़ित वायु एवं पानी का व्यय अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है, इसकी सफाई 1 से 3 माह में एक बार करनी पड़ती है और इसकी सफाई 24 घंटे में एक बार करनी पड़ती है आपकी द्रुत बालू फिल्टर की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दर, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फिल्टर दर 100 से 200 लीटर प्रति घंटा पर मीटर स्क्वायर होती है और इसकी दर 2000 से 6000 लीटर पर घंटा पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह समान दर से पानी फिल्टर करता है और इसकी फिल्टर दर नियंत्रक के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, जो आपकी द्रुत बालू फिल्टर होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उपयोगिता, फिल्टरन दर कम होने से इसकी उपयोगिता घट जाती है, जो आपकी मंद वालू फिल्टर होती है। और जो द्रुत वालू फिल्टर है, फिल्टरन दर अधिक होने से यह बड़े शहरों के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, यह अधिक स्थान घेरते हैं, इसलिए महंगी भूमि पर लगाने पर लागत अधिक आती है। और जो आपका द्रुत बालू फिल्टर है, यह कम स्थान घेरते हैं, यह अतः यह महंगी भूमि पर भी इन्हें लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका दोनों जो मंद वालू फिल्टर और द्रुत वालू फिल्टर था, इनका डिफरेंस था। तो इसको आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, रोगाणुनाशन, डिसइंफेक्शन। ये आपका क्या होता है, जल में विद्यमान रोगजनक जीवाणुओं को रसायनों द्वारा मारने तथा जल को पीने लायक बनाने की क्रिया को हम रोगाणुनाशन कहते हैं। रोगाणुनाशन क्रिया में केवल रोगजनक जीवाणु को ही नष्ट किया जाता है, जो जीवाणु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं उन्हें नष्ट नहीं किया जाता। यदि सभी जीवाणु को नष्ट कर दिया जाए तो इसे कीटाणुनाशन कहते हैं। यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होंगे उनको हम नष्ट नहीं करेंगे और जो नहीं होंगे उसको नष्ट करेंगे, तो जो आपकी प्रोसेस होगी वो रोगाणुनाशन कहलाएगी। यदि हम सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं तो प्रोसेस आपकी कीटाणुनाशन कहलाती है। तो चलिए देखते हैं, अवसादन, स्कंदन एवं निस्यंदन की क्रियाओं से पानी की निलंबित एवं क्लोराइडीय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और जल स्वच्छ हो जाता है, परंतु फिर भी पानी में कुछ लवण, रंग, लौह व मैग्नीज और रोगजनक जीवाणु रह जाते हैं। अतः पानी को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं पीने योग्य बनाने के लिए उपरोक्त सभी अशुद्धियों को दूर करना अति आवश्यक है और इन्हें रोगाणुनाशन की क्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। जो भी प्रोसेस हम करते हैं उससे पानी शुद्ध तो हो जाता है, फिर भी उसमें कुछ अशुद्धियां बची रहती है जिसको हम रोगाणुनाशन करके दूर कर सकते हैं। इसके अलग अलग प्रोसेस है। पहला आपका क्लोरीन या क्लोरीन युक्त यौगिकों के प्रयोग से, ओजोन गैस के प्रयोग से, पानी को उबालकर, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, पानी में अधिक मात्रा में चूना मिलाकर, पानी को अधिक समय तक इकट्ठा करके, कैटाडाइन चांदी विधि से, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा और आयोडीन और ब्रोमाइड उपचार द्वारा। तो ये सभी जो आपके अलग अलग विधियां हैं आपकी डिसइंफेक्शन की, रोगाणुनाशन की, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सबको आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। ये आपके एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो आपका प्रोसेस है क्लोरीनीकरण की विशेष विधियां। नेक्स्ट आप हमारा डिसइंफेक्शन हम पढ़ लिए, डिसइंफेक्शन के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये आपका रोगाणुनाशन था, क्लोरीन से रोगाणुनाशन। पहला आपका था क्लोरीन या क्लोरीन युक्त। तो क्लोरीन पर प्रभाव डालने वाले तत्व, क्लोरीन की मात्रा, क्लोरीन अथवा पानी में क्लोरीनीकरण अथवा पानी में क्लोरीन मिलाने की निम्न विधियां, अलग अलग इनकी विधियां हैं। क्लोरीन गैस के रूप में क्लोरीनीकरण की विशेष विधियां। तो ये जो आपका पॉइंट में क्लोरीनीकरण की विशेष विधियां, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसको डिटेल में कि क्लोरीनीकरण की कौन कौन सी विशेष विधियां होती हैं। पहला आपको बहुत ही इजी है, बस एक बार आप पढ़ लेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, सब एक दूसरे पर आधारित है। पहला आपका है साधारण क्लोरीनीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, जब स्रोत से प्राप्त पानी काफी स्वच्छ हो और इसके शोधन की आवश्यकता नहीं हो तब इसमें क्लोरीनीकरण की क्रिया करके ही उपभोक्ता को वितरित कर दिया जाता है। जैसे ही साधारण क्लोरीनीकरण करते हैं, जिसे हम जो आपकी ये प्रोसेस होती है उसको हम साधारण क्लोरीनीकरण करते हैं, इसमें लगभग 0.5 ppm क्लोरीन मिलाई जाती है। जब आपका जो स्रोत से सोर्सेज हमारे होते हैं उससे पानी प्राप्त होता है और शुद्ध होता है, तो उसमें हम केवल क्लोरीनीकरण करके और इनको हम उपभोक्ताओं को वितरित कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम साधारण क्लोरीनीकरण कहते हैं। दूसरा आपका है पूर्व क्लोरीनीकरण यानी कि प्री क्लोरीनेशन।
तो जब पानी में रोगजनक एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो तो अवसादन एवं फिल्ट्रेशन से पूर्व ही पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। जो अवसादन का प्रोसेस करते हैं और फिल्ट्रेशन का करते हैं, तो जब रोगजनक एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी तो उनके पूर्व ही हम क्लोरीन जब मिला देते हैं तो इसे हम पूर्व क्लोरीनीकरण कहते हैं। और इससे शोधन की अगली क्रियाओं का भार कुछ कम हो जाता है। यानी कि जब हम अवसादन और फिल्टरन के पहले जब क्लोरीन मिलाते हैं तो उसको हम पूर्व क्लोरीनीकरण कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा है पश्च क्लोरीनीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, बाद में मिलाते हैं। फिल्टरन क्रिया के बाद जब पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है तो इसे हम पश्च क्लोरीनीकरण कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। पानी में क्लोरीन की इतनी मात्रा मिलानी चाहिए कि उपभोक्ता तक पानी पहुंचते पहुंचते इसमें 0.1 ppm से 0.2 ppm तक औसत क्लोरीन बनी रहे। तो ये हम पश्च क्लोरीन यानी कि जब बाद में मिलाते हैं फिल्ट्रेशन के तो हमारा पश्च कहलाता है। नेक्स्ट हमारा दोहरा क्लोरीनीकरण। जब पानी में रोगजनक बैक्टीरिया अधिक हो तब इसमें पूर्व तथा पश्च क्लोरीनीकरण दोनों को ही किया जाता है। तब इसे हम दोहरा क्लोरीनीकरण। दोहरा आपका कैसे होगा, जब आपका बहुत ज़्यादा रोगजनक बैक्टीरिया होंगे पानी में तो हम क्या करते हैं, पहले भी यानी कि अवसादन और फिल्ट्रेशन के पहले भी क्लोरीन मिलाते हैं और उनके अवसादन के फिल्ट्रेशन के बाद भी हम क्लोरीन मिलाते हैं। यानी कि जब दोनों चीज़ें करेंगे, पहले भी मिलाएंगे और बाद में भी मिलाएंगे, जिस पानी में अधिक बैक्टीरिया रहेंगे तो उसको हम दोहरा क्लोरीनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा अति क्लोरीनीकरण। जब पानी में क्लोरीन की मात्रा इतनी अधिक मिलाई जाए कि अवशेष क्लोरीन की मात्रा 0.5 से 0.7 ppm तक उपलब्ध हो सके तो इसे हम अति क्लोरीनीकरण कहेंगे। यानी कि इसमें हम थोड़ा सा अधिक करते हैं, जिसको हम अति बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा डी क्लोरीनीकरण। जब पानी में अवशेष क्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक हो गई हो तो इस अतिरिक्त क्लोरीन को निकालने के लिए पानी में सल्फर डाइऑक्साइड एवं सोडियम थायोसल्फेट आदि को मिलाया जाता है, तो इसे हम डी क्लोरीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधिक्लोरीनीकरण या भंजक बिंदु क्लोरीनीकरण। जब पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है तो यह 2 चरणों में कार्य करती है। पहला आपका प्रथम चरण में यह रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करती है और दूसरा चरण में यह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। यानी कि 2 चरण में कार्य करती है, तो इसको हम अधिक्लोरीनीकरण या फिर भंजक बिंदु ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो ये जो 7 पॉइंट हैं आपके विशेष क्लोरीनीकरण की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या था, सबसे पहले आपका साधारण क्लोरीनीकरण, दूसरा आपका पूर्व फिल्ट्रेशन और अवसादन से पहले जब क्लोरीन मिलाते हैं तो पूर्व हो जाएगा, फिल्ट्रेशन और अवसादन के बाद मिलाते हैं तो पश्च होगा, फिल्ट्रेशन के पहले भी मिलाते हैं और बाद में मिलाते हैं तो दोहरा होगा, और इससे अधिक जब दोहरे से अधिक मिलाते हैं तो अति होगा, और जब अधिक हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पानी में सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम थायोसल्फेट आदि को मिलाया जाता है। यानी कि क्लोरीन को अतिरिक्त क्लोरीन होता है उसको बाहर निकालने के लिए, तो इसको हम डी क्लोरीनीकरण कहते हैं। और अधिक्लोरीनीकरण या भंजक बिंदु क्या कहलाता है, ये आपके 2 चरणों में कार्य करती है। पहले चरण में रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करती है और दूसरे चरण में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अधिक्लोरीनीकरण, तो इसके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़िएगा और यहाँ से ये फिगर जरूर याद रखिएगा, इसको एग्जाम में जरूर बनाइएगा। यहाँ आपका दिया है प्रयुक्त क्लोरीन की मात्रा पीपीएम में और अशेष क्लोरीन की मात्रा पीपीएम में एक साइड में, और यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है, ये आपका एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक आपका फर्स्ट चरण कंप्लीट हो रहा है और फिर यहाँ से आपका ये दूसरे चरण में ये वर्क कर रहा है, ये आपका डी भंजक बिंदु है। तो इस प्रकार से इस फिगर को ही बनाइएगा और इसको अधिक्लोरीनीकरण को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ओजोन गैस से रोगाणुनाशन। ये भी एक प्रोसेस है। पानी को उबाल कर परावैंगनी कीड़ों द्वारा पानी में अधिक चूना मिलाकर पानी को लंबी अवधि तक स्टोर करके कैटाडाइन चांदी विधि द्वारा और पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, आयोडीन और ब्रोमीन द्वारा उपचार, सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें से कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाता है। जल का मृदुकरण, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो मृदुकरण में हम जल को उबाल कर चूना प्रक्रिया, चूना तथा सोडा ऐश प्रक्रिया, जियोलाइट या आधार विनिमय विधि, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है पानी के प्रारंभिक उपचार। जो पानी के प्रारंभिक उपचार हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 उपचार करते हैं, छानने की क्रिया द्वारा उपचार और दूसरा वातन क्रिया के द्वारा उपचार। नेक्स्ट हमारा है ये आपका वातन क्रिया के द्वारा, इसमें जो एक पॉइंट है आपका वातन झरना, एरेशन फाउंटेन, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप जरूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वातन फाउंटेन आपका क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है पानी से लोहा तथा मैग्नीज हटाना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्राकृतिक जल में प्राय लौह एवं मैग्नीज मिले होते हैं। लोहा लौह का बाइकार्बोनेट या लौह सल्फेट के रूप में पाया जाता है। पानी में इनकी मात्रा 0.3 ppm से अधिक होने पर पानी में निम्न दोष आ जाते हैं। पानी का रंग भूरा लाल हो जाता है, पाइप फिटिंग तथा जो सैनिटरी वेयर होते हैं उन पर जंग लग जाती है, पानी का स्वाद खराब हो जाता है तथा गंध उत्पन्न हो जाती है और कपड़ों पर धब्बे लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोहा और मैग्नीज को पानी से बाहर निकालते हैं।
इनका जो ये प्रोसेस है आप देख सकते हैं। ये जो फ्लो डायग्राम है आपका वाटर ट्रीटमेंट का, जितने भी हम प्रोसेस पढ़े हैं अभी तक, तो इसे एक फ्लो डायग्राम में हम दिखा सकते हैं। जब भी आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे तो ये फ्लो डायग्राम आप जरूर बनाइए, सबसे पहले बनाइए। इसमें सारे प्रोसेस दिखाए गए। पहला आपका पानी का स्रोत है जहाँ से हमको पानी मिल रहा है, फिर हम क्या करते हैं अंतर्ग्राही छन्नीकरण सहित इनका वातन करते हैं, सादा अवसादन करते हैं, अवसादन के बाद हम स्कंदन सहित अवसादन कर रहे हैं। इसमें 3 प्रोसेस है, रसायन भरण, मिश्रक, उड़क, और फिर हमारा अवसादन टैंक में ये पानी स्टोर होता है। फिर हम इनका फिल्ट्रेशन करते हैं, रोगाणुनाशन करते हैं, तो फिर शुद्ध जल हमको मिल जाता है, स्टोर कर लेते हैं शुद्ध जल को, और फिर हम इनकी सप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका एक फ्लो डायग्राम में सारे प्रोसेस आपके ट्रीटमेंट के यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बता दिए गए हैं, सबको आप जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और यहाँ से आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।